नमस्कार। जरा सोचिए, कोई बड़ा आर्थिक अपराधी हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो जाए और विदेशों में आराम की जिंदगी जी रहा हो। अब तक सच कहें तो भारतीय कानून के हाथ वहां तक पहुंचने में थोड़े छोटे पड़ जाते थे। लेकिन अब एक नया कानूनी हथियार आया है जो ये सब कुछ बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब कोई इंसान कानून को चकमा देकर भाग जाए और उसकी सारी इल गॉटन वेल्थ यानी गलत तरीके से कमाई संपत्ति इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पीछे एकदम सेफ हो जाए। तो फिर कानून ऐसे भगोड़ों पर शिकंजा कसे तो कसे कैसे? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। देखिए, लंबे समय तक ना इसका कोई सीधा जवाब था ही नहीं। हमारे पुराने क्रिमिनल कानून यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक कमी थी। ये कानून भारत के अंदर तो संपत्ति जब्त करने की बात करता था, लेकिन अगर वही संपत्ति विदेश में हो तो उस पर पूरी तरह से खामोश था और इसी का फायदा भगोड़े उठा रहे थे। और ये बदलाव कितना बड़ा है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। पुराने कानून में भारत की सरहद के बाहर संपत्ति पर हाथ डालना लगभग नामुमकिन था, कोई प्रोविजन ही नहीं था। लेकिन अब जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वो अपनी धारा 86 के साथ एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन लेकर आया है। ये भारतीय एजेंसियों को दुनिया में कहीं भी संपत्ति जब्त करने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस नए हथियार को जरा ठीक से समझते हैं। इसे खास तौर पर उसी कानूनी लूप होल को बंद करने के लिए बनाया गया है जो अपराधियों को विदेशों में एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनाहगाह बनाने का मौका देता था। तो ये करता क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये भारतीय एजेंसियों को ऐसे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का पता लगाने और उसे जब्त करने की शक्ति देता है जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संपत्ति दुनिया के किस कोने में है। अच्छा, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये घोषित व्यक्ति या प्रोक्लेम्ड पर्सन है कौन। ये कोई भी आम अपराधी नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो बार बार समन या वारंट भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होता और तब कोर्ट उसे ऑफिशियली भगोड़ा डिक्लेयर कर देती है। ये नया कानून सीधे सीधे इन्हीं लोगों पर निशाना साधता है। ठीक है, तो ये सब असल में काम कैसे करता है? मतलब ये सिर्फ एक आइडिया तो है नहीं, इसकी एक बहुत ही क्लियर कट प्रोसेस है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस शुरू होती है भारत में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट से। ये रिक्वेस्ट भारतीय कोर्ट में जाती है जो फिर लीगल प्रोसेस शुरू करती है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम। भारतीय कोर्ट उस देश की कोर्ट या अथॉरिटी से मदद मांगती है जहां वो प्रॉपर्टी मौजूद है, और फिर वो विदेशी अथॉरिटी उस संपत्ति को जब्त करने के लिए एक्शन लेती है। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक चीज पर टिकी है, और वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत ये काम अकेले नहीं कर सकता। इस बात को बिल्कुल साफ समझना होगा। इस कानून की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि दूसरे देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं। अगर कोई देश मदद करने से मना कर दे तो ये धारा सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी। तो सवाल ये है कि ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है? ये आम करता है अनुबंधकारी राज्य या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कॉन्सेप्ट के जरिए। ये कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ भारत की एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, यानी एक आपसी कानूनी सहायता संधि। इन्हीं संधियों और समझौतों के दम पर धारा 86 को असल में लागू करना मुमकिन हो पाता है। तो इन सब का बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा कानूनी बदलाव नहीं है। ये एक गेम चेंजर है जिसका असर भारतीय न्याय प्रणाली पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पहुंच उसकी अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। धारा 86 के साथ ये पहुंच अब दुनिया भर में फैल गई है, और इससे भगोड़ों के लिए छिपने की जगह बहुत कम हो गई है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कानून की इस नई ग्लोबल पहुंच के साथ क्या अब हम भारत से भागने वाले आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के तरीके में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव देखेंगे? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, खेल अब बदल चुका है।